कई आपराधिक वारदातों में पुलिस तत्काल अपराधी को गिरफ्तार कर उन घटनाओं का खुलासा कर देती है, मगर कई बार ऐसी आपराधिक घटनाएं घटती हैं जिन्हें सुलझाने में पुलिस की टीमों को न सिर्फ माथापच्ची करनी पड़ती है, बल्कि कई बार कातिल इतना होशियार होता है कि वो पुलिस को दांतों तले उंगली चबाने पर मजबूर कर दे। आज की जो सच्ची घटना है ये किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं, चूंकि इसमें कत्ल तो हरियाणा में हुआ, मगर कातिल इतना होशियार था कि न सिर्फ हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान बल्कि गुजरात की पुलिस को भी उसे पकड़ने के लिए एक जाल बिछाना पड़ा। और जब कातिल की गिरफ्तारी हुई तो कत्ल का कारण जानकर सभी हैरान रह गए। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात बहुचर्चित हत्याकांड दीप्ति गोयल की। तारीख 9 दिसंबर 2019, वक्त शाम के करीब 5 बजे, स्थान सरथना, सूरत, गुजरात। यहां प्रकाश नाम का एक व्यक्ति कारों की खरीदो फरोख्त करता है और आज उसके पास एक इनोवा कार सवार व्यक्ति पहुंचा। असल में यह व्यक्ति कार सेल करने पहुंचा है। कार की स्थिति ठीक थी, इसलिए प्रकाश ने काफी मोल भाव के बाद उसकी कीमत 8 लाख रुपए लगाई। इस पर कार बेचने आया युवक उतने में ही राजी हो गया। अब सौदा तय हो चुका है, जबकि प्रकाश भी घर से पैसा मंगाने के लिए कॉल कर चुके हैं। मगर ये क्या, प्रकाश के शोरूम पर तो अचानक पुलिस की टीम आ धमकी। क्या पुलिस इस व्यक्ति का पीछा कर रही थी या फिर कुछ और है जिसकी पर्दादारी है? असल में प्रकाश ने युवक को पैसा देने के लिए घर जो कॉल किया था वह गलत था, क्योंकि पुलिस को कॉल करके बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद प्रकाश थे। वेट, ऐसा क्यों है कि प्रकाश ने ग्राहक को चाय आदि ऑफर करने के बजाय उसकी खातिरदारी के लिए पुलिस बुला ली? तो जान लीजिए, दरअसल प्रकाश जब कार का मुआयना कर रहे थे तो उनकी नजर बाईं खिड़की में लगे शीशे पर पड़ी। वो देखते हैं कि वह चटका हुआ है, मगर थोड़ा और ध्यान से देखने पर मालूम पड़ा कि शीशे पर तो खून लगा है। इतना ही नहीं, कार की पिछली सीटों पर भी खून के निशान थे। सवाल है कि युवक कौन है और कार के शीशे पर जो खून है वह किसका है? तो कहानी के इस पहलू को समझने के लिए आपको हमारे साथ हरियाणा चलना होगा। तारीख 7 दिसंबर 2019, समय सुबह के करीब 4 बजे, स्थान रामनगर कॉलोनी, रेवाड़ी, हरियाणा। यहां तड़के एक व्यक्ति घर से वॉक के लिए निकला है। आज ठंड के साथ कोहरा भी आम दिनों से कुछ ज्यादा है। ऐसे में राहगीर को आहट हुई कि सड़क किनारे शायद कोई लड़की सो रही है, मगर सवाल था कि बिना रजाई के कोई इस मौसम में ऐसे कैसे सो सकता है। खैर, अब ये व्यक्ति मोबाइल फोन की टॉर्च ऑन करता है और लड़की की तरफ बढ़ने लगता है, मगर जैसे ही युवक लड़की के पास पहुंचा तो उसकी चीख निकल गई। उसके माथे पर पसीना टपकने लगा, जबकि इस सर्द मौसम में भी उसका गला सूख गया। दरअसल वहां कोई लड़की सो नहीं रही थी, बल्कि वह एक लाश थी जिसके शरीर पर गोलियों के कई निशान थे। खैर, अब सूचना देकर पुलिस को मौके पर बुलाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा लड़की के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया तथा मृतका की शिनाख्त के लिए पुलिस ने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया। हालांकि अगले कुछ ही घंटों में पुलिस मृतका की पहचान करने में कामयाब रही। कौन है ये लड़की और वो कौन सी नफरत थी जिसमें इसे 4 गोलियां मारी गई? क्या कोई था जो अदावत की आग में जल रहा था, या फिर इस वारदात के पीछे कोई इससे भी गहरा राज छुपा है? ये बात जल्द मंजर आम पर आएगी, मगर कहानी को ठीक तरीके से समझने के लिए हमें इस कहानी के एक और पहलू पर नजर डालनी होगी। तारीख 8 दिसंबर 2019, समय सुबह के करीब 6 बजे, स्थान राजस्थान की राजधानी जयपुर। यहां चंदवाजी के NH-08 पर अजमेर बाईपास के पास सड़क किनारे एक युवक का शव पड़ा है। सूचना मिली तो राजस्थान पुलिस मौके पर पहुंच गई।
शिनाख्त के लिए मृतक की जामा तलाशी की गई, मगर मृतक के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला जिससे मृतक की शिनाख्त हो सके। अब जहां राजस्थान पुलिस के सामने अब तक कत्ल की गुत्थी को सुलझाने की चुनौती थी, तो वहीं अब मृतक की शिनाख्त करना भी पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होने जा रहा था। खैर, अब पुलिस हाईवे पर स्थित टोल प्लाजाओं पर पहुंची और यहां पुलिस को एक इनोवा दिखाई पड़ी जिसमें लग रहा था कि मृतक ही सवार हो। कार का नंबर ट्रेस किया गया तो वह दिल्ली के द्वारका क्षेत्र निवासी अजीत सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड मिली। अजीत को कॉल किया गया तो ज्ञात हुआ कि कार तो उनका छोटा भाई देवेंद्र सिंह चलाता है, जबकि वह 2 दिन से घर वापस नहीं लौटा और अनहोनी की आशंका के चलते देवेंद्र का परिवार दिल्ली में ही उसकी गुमशुदगी भी दर्ज करा चुका है। अब राजस्थान पुलिस द्वारा देवेंद्र के बड़े भाई अजीत को मृतक की फोटो भेजी जाती है। फोटो देखते ही परिवार में कोहराम मच जाता है। चूंकि फोटो में दिखने वाला मृतक कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र था। अब परिवार दौड़कर उस थाने पहुंचा जहां देवेंद्र की गुमशुदगी दर्ज थी। अब तक दिल्ली पुलिस यह भी पता लगा चुकी थी कि कैब दिल्ली निवासी दीप्ति गोयल द्वारा जयपुर के लिए बुक की गई थी, मगर उसके कुछ देर बाद ही उसने राइड कैंसिल भी कर दी थी। सवाल था कि यदि मुसाफिर ने राइड रद्द कर दी तो देवेंद्र जयपुर क्यों गया? इसका जवाब तो सिर्फ दीप्ति दे सकती थी। लिहाजा अब बिना देरी किए दिल्ली पुलिस की एक टीम तत्काल उसके घर पहुंची, मगर यहां पहुंचने पर पुलिस की टीम ने उस वक्त माथा पकड़ लिया जब पुलिस को यहां जानकारी मिली कि 6 दिसंबर को दीप्ति को हरियाणा में कत्ल किया जा चुका है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। दरअसल 7 दिसंबर की सुबह रेवाड़ी में जो शव पुलिस ने बरामद किया था वह उसी दीप्ति गोयल का था जिसके फोन से कैब बुक और कैंसिल की गई थी। 2 अलग अलग दिन 2 अलग अलग लोगों की हत्या हो चुकी थी। दोनों लोगों को कई गोलियां मारी गईं। दोनों के शव सड़क किनारे फेंके गए। हैरानी इस बात की थी कि दोनों लोगों का दूर दूर तक आपस में कोई ताल्लुक नहीं था। ऐसे में सवाल है कि फिर क्यों कर इन दोनों लोगों को कत्ल किया गया? खैर, कहानी के इस पहलू पर हम एक बार फिर वापस लौटेंगे, मगर जान लीजिए कि अब दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान पुलिस एक दूसरे के संपर्क में आ चुकी है, जबकि अब सुलझने के बजाय मुसलसल उलझ रहे हत्याकांडों की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक्सपर्ट्स की भी मदद ली गई। और फिर 9 नवंबर को वो हुआ जिसकी कल्पना भी किसी ने न की थी। दरअसल उस रोज गुजरात पुलिस द्वारा हरियाणा पुलिस से संपर्क किया गया। गुजरात पुलिस ने हरियाणा पुलिस को बताया कि दीप्ति का कातिल उनकी हिरासत में है और वो कोई और नहीं बल्कि दीप्ति का प्रेमी है। कहा जाता है कि इस हत्याकांड से कुछ सालों पहले ही दीप्ति की हेमंत से फेसबुक पर मुलाकात हुई थी। मुलाकात दोस्ती में बदली और दोस्ती प्यार में। फिर क्या था, मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। मगर अब हेमंत दीप्ति से छुटकारा चाहता था, मगर दीप्ति थी कि वह उसे दिल से प्यार करने लगी। कहा जाता है कि घटना वाली रात हेमंत दीप्ति को यह कहकर कार में बिठा ले गया कि वह उसको लॉन्ग ड्राइव पर ले जा रहा है, मगर उस वक्त नादान दीप्ति कहां ही जानती होगी कि हेमंत के शैतानी खोपड़ी में आखिर चल क्या रहा है। कहा जाता है कि जब वह सुनसान रास्ते पर पहुंचे तो हेमंत ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से दीप्ति को कई गोलियां मारी। इसके बाद अपने इस गुनाह पर पर्दा डालने के लिए हेमंत ने दीप्ति का मोबाइल अपने पास रख लिया, जबकि दीप्ति की लाश को वह सड़क किनारे फेंककर फरार हो गया। इसके बाद हेमंत ने दीप्ति के फोन से एक कैब बुक की और जब कैब ड्राइवर हेमंत के पास आ गया तो उसने वो कैब राइड कैंसिल कर दी। इसके बाद हेमंत उस ड्राइवर को यह कहकर अपने साथ ले गया कि वो उसको ज्यादा पैसे देगा और उसको जयपुर जाना है। अगले रोज जब उसने मोबाइल के जरिए ये देखा कि दीप्ति का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है और उसकी शिनाख्त हो चुकी है, तो उसको डर था कि अब यह चालक उसकी पहचान बता देगा। इसलिए उसने उस चालक की भी गोली मारकर हत्या की और उसके शव को जयपुर में फेंककर गुजरात के लिए फरार हो गया। यह गुजरात में अपनी कार बेचना चाहता था, लेकिन जिस कार डीलर के पास ये पहुंचा उसने गाड़ी का साइड का एक शीशा टूटा देखा और उस पर खून के कुछ निशान, जिसके बाद उसका शक गहरा गया और उसने गुजरात पुलिस को इसकी जानकारी दे दी। दरअसल हेमंत लांबा नेशनल बॉडी बिल्डर था। वह फेसबुक पर नेताओं
वह खुद को स्मार्ट दिखने वाली फोटो डालता था, उस पर दिल्ली में एक दुष्कर्म, 2 छेड़छाड़ समेत 42 मामले दर्ज थे। हेमंत की फेसबुक आईडी पर बहुत से दोस्त थे, जिनमें कुछ माह पहले दीप्ति गोयल भी उसकी दोस्त बनी थी। दीप्ति हेमंत को अपना प्यार मान रही थी, मगर शातिर हेमंत महज उसे अपना शिकार। शायद यही कारण है कि दीप्ति की तरफ से शादी के लिए दबाव डालने पर हेमंत इतना रुष्ट हुआ कि उसने उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर ली। 6 दिसंबर की सुबह हेमंत लांबा उसे घुमाने के बहाने घर से अपनी अकॉर्ड गाड़ी में बिठा ले गया। इसके बाद रात के समय उसने शराब पी और फिर गुरुग्राम के पास रास्ते में ही सुनसान जगह उसने दीप्ति की अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर हत्या कर दी। जबकि इसके बाद धारूहेड़ा पहुंचकर नंदरामपुर बास रोड पर उसके शव को फेंककर वह वापस दिल्ली चला गया। इस दौरान वह दीप्ति का फोन और उससे जुड़े सभी कागजात अपने साथ ले गया। दिल्ली पहुंचकर ऑकवर्ड गाड़ी उसने मायापुरी में बेच दी और उसने दीप्ति के फोन से एक कैब बुक की। वहीं जब वह जयपुर पहुंच गया तो उसने वाईफाई के जरिए अपना मोबाइल फोन में इंटरनेट चलाया तो उसे पता चला कि दीप्ति का शव बरामद हो चुका है तथा उसकी शिनाख्त भी हो चुकी है। तो पकड़े जाने के डर से उसने कैब चालक देवेंद्र को भी कई गोली मारी। इसके बाद देवेंद्र की हत्या कर वह उसके भी शव को हाईवे के किनारे फेंक गया और उसकी इनोवा कार को लेकर गुजरात के सूरत पहुंच गया। उसके आगे की कहानी हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। शातिर ने बेहद शातिराना अंदाज में 2 बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया, मगर फिर भी ये शातिर कानून के फंदे से बच नहीं सका, क्योंकि पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर इसके चेहरे को बेपर्दा कर दिया। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना हरियाणा से है। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप हमारी स्टोरी पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिए। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा एपिसोड्स का सिलसिला आगे भी बदस्तूर मुसलसल जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियोस के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।